इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देश भर में लॉकडाउन है, आप भी अपने घरों में होंगे। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते लगातार ये जिम्मा उठाए हैं कि आपकी बोरियत को खत्म करना है। इसलिए हम हर रोज आपको कुछ ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज होते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बॉलीवुड फिल्म के कलाकार करण आनंद। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सौरभ, आपका भी करण, बहुत पहला बहुत सवाल यही कि कैसा लग रहा है लॉकडाउन में, दिनचर्या कैसे आप अपना व्यतीत कर रहे हैं? सौरभ, दिनचर्या तो मैंने अपने आप को चैनलाइज तो कर लिया है क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन है। हाँ। अगर हम नहीं करेंगे तो मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो जाएंगे। जी। तो चैनलाइज तो हमने किया है। मैंने अपने आप को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, डांस प्रैक्टिस करता हूँ जी। और मेडिटेशन है, योगा है। ये सारी चीजें करके और फिर आप जैसे लोग हमें इनवाइट करते हैं, थोड़ा वक्त आप लोगों के साथ चला जाता जी। है। इस तरह से चीजें हो रही हैं। करण, एक सवाल ये भी है कि शूटिंग को आप मिस करते हैं? इतना बिजी शेड्यूल होता है, सीधे आपको लॉक करके घर में बैठा दिया गया है कि आप घर पे ही रहिए। मिस तो बहुत करता हूँ यार, बहुत मिस करता हूँ। मतलब लेकिन ठीक है, अभी वो पैंडेमिक सिचुएशन है, इतनी डेंजरस सिचुएशन है, तो कोई बात नहीं। इसको हमें फेस करना है एज ए इंडियन, एज ए हमें सबको मिलकर फेस करना है। जी। ये शिकायत नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि मिस करता हूँ। मिस करते हैं तो चलिए करण, एक सवाल ये भी, कुछ दर्शक जो है हमारे ये जानना चाहते हैं कि आप यंगस्टर हैं, काफी अभी युवा हैं, बॉलीवुड में आना कैसे हुआ? ये लंबी कहानी थोड़ी लंबी है सौरभ, कोशिश करूंगा शॉर्ट करके हाँ हाँ, सुनाऊं। बिल्कुल शॉर्ट में बताइए। मम्मी पापा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। हाँ। अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। हाँ। तो फादर हॉकी के प्लेयर थे और उन्होंने इंडियन रेलवे 16 साल खेला था। तो एक छोटी सी फैमिली थी जहां पर जॉब कर लो या लड़का इंजीनियर बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, इस तरह की जो सोच होती है मीडियोकर, वैसी ही सोच थी। बट मुझे एक्टर ही बनना था। उसलिए घर वालों के साथ बहुत समय तक उनको समझाता रहा, वो नाराज रहे मेरे से। फिर मैंने इंजीनियरिंग भी एंट्रेंस एग्जाम देके क्वालिफाई किया। नैनीताल इंजीनियरिंग कॉलेज जाके 6 महीने पढ़ाई भी करी। फिर वहां से मैं छोड़ के भाग आया जी। फिर घर वालों को ये समझ में आ गया कि ये मानेगा नहीं। तो धीरे धीरे करके उनको कन्विंस किया। देन आई मतलब आप ये आप मान गए थे कि इंजीनियरिंग करके कोडिंग डिकोडिंग करना, साइड ए बनाना, ये सही नहीं है? सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। अगर बनता तो बिल्डिंगें बनाता। अच्छा। बट अगेन वही था कि बिल्डिंगें बनाता तो बुरी बिल्डिंगें बनाता, क्योंकि वो मेरी चॉइस नहीं थी। हाँ। वो मेरी चॉइस का काम नहीं था। मैं बनना, मुझे एक्टर था और मैं बन इंजीनियर रहा था। तो इसलिए वो बाई फोर्स था, बाई चॉइस नहीं था। अभी ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी चॉइस है जी। तो अगर मैं अपनी चॉइस में, इसकी अच्छाई बुराई, इसकी सारी जिम्मेदारी, मेरा सक्सेस मेरा फेलियर सब कुछ मेरा है। हाँ। पहले मैं होता तो मैं अगर गलती होती तो मैं अपने माँ बाप के सर पे मर देता कि भैया उन्होंने कहा था इंजीनियर बन गया, मुझे बनना था नहीं। हाँ। तो इस नाते अभी जो है आई एम मोर हैप्पी देन अर्लियर कि मैं एक्टर जो मैं बनना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। यानी एक्टिंग से पहले ही घर पे भी एक्टिंग करने का जो चांस है वो मिला कि करण आपको पहले पढ़ाई करो फिर इसके बाद एक्टर बनना, पहले ही यानी वहीं पूरी लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, लड़ाई शुरू हो गई। एक्टिंग वहां नहीं कर पा रहा मतलब था। एक्टिंग माँ बाप के सामने पहले एक्टिंग, मैंने प्रैक्टिस वहीं से शुरू हो गई। मतलब एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। बट आने में हाँ 1.5-2 साल लग गए यार कन्विंस करने में। हाँ। कि मुझे जाने दो। जी। खैर मान गए वो, और उनकी भी गलती नहीं है सौरभ। वो एक माँ बाप हैं, वो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए सिक्योरिटी चाहता है। तो उनकी वो भी अपनी जगह राइट है। जी। तो लेकिन अल्टीमेटली मुझे वो मिला और नाउ ही इज हैप्पी। मतलब वो लोग भी अब खुश हैं मुझसे कि हाँ मैंने डिसीजन सही लिया था। बिल्कुल। करण, अगर बात किया जाए साल 2009 में आपने चित्तौड़ की रानी पद्मावती का जौहर में बतौर कलाकार काम करना शुरू किया, इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं।
वो मेरा दूसरा सीरियल था जी पहला नहीं था। जी पहला जिस आंगन में हुए बिटिया था, ये जी दूसरा था। जी और ये उसकी भी एक बड़ी स्टोरी है। पहले वो बाजीराव मस्तानी सीरियल बन रहा था जी और उसके लिए हमारी कास्टिंग की गई थी और बहुत सारी तैयारियां हो गई थी, लेकिन शूटिंग के 20 दिन पहले हम्म उस शो को रोक दिया गया। हम्म वो शायद ऐसा कहा जा रहा था कि संजय लीला भंसाली जी चूंकि उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने सोनी से बात करके उसको रुकवाया। हम्म और इन लोगों ने सोनी चैनल ने फिर प्रोड्यूसर का चूंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका था, नितिन देसाई जी जो बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर हैं, उनका वो प्रोड्यूसर थे उस शो के, तो उनका बहुत सारा पैसा लग चुका था बिकॉज इट्स अ हिस्टोरिकल शो। तो हमारी कॉस्ट्यूम से लेके उन्होंने घोड़े स्पेशली मंगवा लिए थे। उस वक्त ये जो जिस पर अब फिल्में शूट हो रही हैं कैमरा, वो जी कैमरा उन्होंने मंगवाया था। उन्होंने रेड कैमरा, रेड एपिक, हमारा तीन तीन कैमरा, रेड एपिक कैमरा लगा के शूट होता था। वो टेलीविजन का पहला शो था जो रेड एपिक पे शूट होता था जी और बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए बाजीराव मस्तानी को सोनी चैनल ने फिर उनको ये दिया था, रानी पद्मिनी का जौहर। तो उसमें फिर जो रोल था वो 3 ही रोल थे उसमें। एक तो राजा रतन सिंह का रोल था, रानी पद्मिनी का रोल था और खिलजी का रोल था, और एक रोल चेतन राघव का रोल था। तो जी। मुझे सोनी चैनल ने, बाजीराव मस्तानी उन्होंने कंफर्म रखी थी कि ये लोग इसमें भी काम करेंगे। जी वो सोनी चैनल की रिकमेंडेशन थी नितिन जी को। तो नितिन जी ने मुझे बुलाया, बोले कि करण ये रोल है इसमें। तो और खिलजी के लिए हमें कोई बहुत लंबे चौड़े और वैसा रोल आदमी चाहिए जो नेगेटिव रोल का, मुकेश ऋषि को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अब बचता है रोल रतन सिंह। जी बट रतन सिंह का रोल जो था वो मुझे लगा कि कुछ ऐसा है नहीं। उसमें एक रोल था, उन्होंने बोला कि फिर एक रोल और हमारे पास, चेतन राघव, जो उस युग का कृष्ण था, जो बांसुरी बजा के बेहोश कर देता है, जो कुछ कर देता है। पद्मावत में उसको उस कैरेक्टर को उस तरह नहीं दिखाया गया जितना अच्छा मतलब मुझे फुटेज मिली थी करने के लिए। ऑलमोस्ट 100 एपिसोड में 85 एपिसोड तक मैंने रोल किया था और वो रोल काफी पसंद किया गया था क्योंकि उसमें शेड्स बहुत थे। ये वो पद्मावती और खिलजी के बीच जो कुछ प्रॉब्लम हुई, जो कुछ हुआ, वो चेतन राघव का क्रिएट किया गया था। वो नेगेटिव रोल था, बट वो उस समय का कृष्ण था, कमाल का रोल था। वो जबरदस्त कैरेक्टर, वो पेंटिंग बनाता था, वो जो कुछ कह देता था वो सच हो जाता था। जी। उस फिल्म का कोई एक दो लाइन जो आपको बहुत याद हो और आपके दिल के बेहद करीब हो, आप उसे सुना सकते हैं? किसका? रानी पद्मिनी का? जी। अगर आपने वहां जब काम किया तो कुछ ऐसी बातें रही होंगी जो आपको डायलॉग डिलीवरी के समय आपको बहुत शानदार लगी हो, जो आज भी आपके जहन में हो? सारे डायलॉग्स हैं लेकिन बहुत वक्त बीत गया सौरभ। हाँ। और याद करने में ना आपका टाइम खराब होगा मुझे। ओके। कुछ हाँ, उसमें फिर मैं ये मेमोरी में जाऊंगा तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा, फिर ब्लैंक हो जाएगी चीजें, फिर आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है करण, एक बात ये भी है कि आपने भोजपुरी में भी काम किया, कबले आई बहार भोजपुरी, और भोजपुरी और हिंदी जो ये विधा है, और बंगाली में भी आपने काम किया, सुभाष बोलची। तो ये भोजपुरी, बंगाली और हिंदी, तो आपको अलग अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिला, तो आप क्या मानते हैं कि भोजपुरी कैसे आपने सीखी? देखिए, भोजपुरी का क्या है कि वो एक हो गया था। मैं उसके लिए कोई ऐसी कोशिश नहीं की थी। हाँ। वो हो गया था। हाँ। और उसके जो डायरेक्टर थे वो अमरीश पर्वत जी, वो मेरे बड़े क्लोज थे और टेलीविजन में बहुत अच्छा नाम था उनका। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं एक बड़ी साफ सुथरी फिल्म बना रहा हूँ करण, और एक हीरो चाहिए मुझे, तो तुम कर लो ये पिक्चर। हाँ। मुझे भोजपुरी में प्रैक्टिकली सच बताऊं मैं इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। इसीलिए मैंने उस फिल्म के बाद दूसरी फिल्म की भी नहीं जी। वो फिल्म चली थी और ऑफर भी हुई थी। उसमें मेरी हीरोइन ये रश्मि देसाई, हाँ। ये मेरी हीरोइन थी उसमें, और बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी वो बच्चे को जो गर्भ में मार दिया जाता है, इस पर स्टोरी थी उसकी जी। तो वो मैंने कर ली थी बिकॉज ऑफ डायरेक्टर। हाँ। उसके बाद फिर मुझे ऑफर आया लेकिन मैंने नहीं किया। हाँ, बंगाली फिल्म जो था वो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि
उसके डायरेक्टर महेश मांजरेकर जी हैं, जी। आमी सुभाष बुल्ची। हाँ। वो फिल्म मैं उनसे मिलने गया था किसी और वजह से, जी। फिल्म के लिए नहीं गया था। हाँ। तो बात करते करते मुझे वहां उनके सामने एक कॉल आया किसी का, हाँ। कलकत्ता से, जी। और मैं उससे बंगला में बात करने लगा। हाँ। मुझे बंगाली अच्छी आती है, आई नो वेरी वेल बंगाली। अरे वाह। तो हाँ, तो मैंने बात करते जब मैंने बात करते कि तुम्हें तुझे बंगाली आती है? तो मैंने कहा, हाँ। तो बोले मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, एक फिल्म आई थी मराठी के लिए जिसने मराठी फिल्मों में हिस्ट्री क्रिएट किया। जी। उसका नाम है मी शिवाजी राजे भोसले बोलतो। ये उसका एग्जैक्टली रीमेक थी। हाँ। और वहां पर शिवाजी की जगह सुभाष चंद्र बोस जी थे, जी। आमी सुभाष बोस जी। हाँ। तो और सुभाष जी का रोल मिथुन दा कर रहे थे। तो उन्होंने जी। बोला कि मैं इसमें एक अगेन वो एक बिल्डर है, नेगेटिव रोल है, तू करेगा? तो मैं तो उस वक्त नया था, मेरी क्या हिम्मत कि मैं कुछ बड़ा रोल था। तो मैंने तुरंत बोला हाँ मैं करूंगा, और इस तरह वो हुआ। और वो फिल्म ने भी बंगाली फिल्म में एक रिकॉर्ड बनाया है, बहुत चली वो पिक्चर। तो इस बंगाली तरह से भाषा की अगर बात किया जाए तो आपने कहा कि ये बंगाली भाषा आप अच्छी तरीके से बोल लेते हैं, सीखे कहाँ से? हाँ बोल लेता हूँ, बोलो सौरभ। तो ये भाषा आपने सीखा कहाँ से, ये मैं जानना ये चाहता मेरे एक दोस्त थे, हूँ। कानू मुखर्जी, वो डांस डायरेक्टर थे। ये उनके साथ रह के मुझे लैंग्वेज पकड़ लेता हूँ मैं, सौरभ। वो हाँ। है जैसे मैं मराठी भी ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी नहीं, लेकिन अगर मुझे शूटिंग करने को मिले तो एज एन एक्टर मैं ठीक ठाक काम कर लूंगा जी। और तो मुझे लैंग्वेज का वो है। तो उनके मदर के साथ मैं बात करके मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया और जी। मैंने बोलना शुरू किया टूटी फूटी। हाँ। धीरे धीरे करके मैं बंगाली में ही बात करने लगा और विद इन 2-3 मंथ्स में सीख गया था। अच्छा, तो बंगाली में एक दो शब्द मैं भी जानता हूं जो कि कुछ ही ज्यादा पॉपुलर तो नहीं जानता, लेकिन अमी तुम्हारे भालोवासी ये जो है इतने पता है मुझे। और कुछ और वर्ड है जैसे लीची खाबो, कोथाई जाची तुम्हें, कुछ ऐसे वर्ड हैं, बस ज्यादा तो नहीं करन, मुझे ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन 2-4 वर्ड जरूर जानता हूं। हाँ, एक बात यह है कि करण टीवी धारावाहिक में एक लक्ष्य जो है उसमें आप सुना है कि आप निर्माता भी रहे हैं। तो बनाया था, मैंने उसको प्रोड्यूस किया जी। और वो 260 एपिसोड आया है। वो दूरदर्शन का बड़ा हिट शो था। जी। जी। और वो एक ऐसी अगेन मेरा इंटरेस्ट जो आज तक रहा है, हमेशा आगे भी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसा काम करूं जो समाज में मुद्दे उठाए। उस सीरियल का मुद्दा ये था, वो कॉन्सेप्ट मेरा ही सोचा हुआ था कि हम अपने घर में अपनी बहन बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं जी, लेकिन हम उन्हें फौज में नहीं भेजना चाहते। बड़ी सिंपल सी बात थी कि मेरे दिमाग में आया कि हमें भगत सिंह तो चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं चाहिए जी, पड़ोस हमें के घर भगत में सिंह चाहिए। पड़ोसी के घर में चाहिए। जी। तो वहां से ये थॉट मेरे दिमाग में आया। फिर मैंने एक संजाली जी करके राइटर हैं, मैं उनसे मिला, उनके साथ इसका डिस्कशन शुरू किया। मैंने बताया 3 लड़कियों को, उनका पूरा ग्राफ बताया कि 3 लड़कियां लेते हैं 3 वर्ग की, एक बहुत गरीब होगी, एक मीडियम फैमिली की होगी, एक आर्मी फैमिली की। और ये तीनों लड़कियां डिफरेंट कैरेक्टर की लड़कियां हैं। ये तीनों किस तरह लड़कियां आर्मी ज्वाइन करती हैं और कैसे सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट। ये इन 3 लड़कियों की कहानी थी। जी। करण, आपका जो संबंध रहा है एनएसडी से भी रहा है, जहां से आपने अभिनय सीखा दिल्ली में, तो यहाँ जब आप आए तो कैसा रहा आपका अनुभव शुरुआत में, जब किस तरीके से, क्योंकि न्यू कमर्स जो आना चाहते हैं, किस तरीके से उनको संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल किस तरीके से करना पड़ता है? देखो सौरभ, स्ट्रगल तो सिंपल एक ही है कि आपको फोकस होके काम करना पड़ता है अपने काम पे। आपको वो सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं जो एक्टिंग के लिए जरूरत है। जी। वो सारी चीजें मैंने भी सीखी, जैसे मार्शल आर्ट है, डांस है, थिएटर के थ्रू मैंने एक्टिंग सीखी। मैं आज भी वर्कशॉप करता रहता हूँ। आज भी हमारे सर हैं, उनके साथ मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ। मतलब ये खत्म, जब ये लॉकडाउन शुरू, जब लॉकडाउन का प्रॉब्लम हुआ था उसके पहले मैं वर्कशॉप कर रहा था। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने आप को
टेस्ट करता रहता हूँ, पॉलिश करता रहता हूँ, ताकि एज एन एक्टर मैं नई चीजें, नई टेक्निक मैं सीख सकूं। जी तो एज एन एक्टर जो भी आता है उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी सौरभ, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम एक ही जिंदगी में कई सारी जिंदगी के कलर को देखते हैं। कभी हम चोर बनते हैं, कभी पुलिस बनते हैं, कभी डाकू बनते हैं, कभी डॉक्टर बनते हैं। तो हमें उस ऑथेंटिसिटी को लाने के लिए कि जब हम डॉक्टर बने तो हम चोर ना लगे, हाँ। जब हम चोर बने तो हम पुलिस ना लगे। हाँ। हमें उसके जो न्यूएंसेस होते हैं, हाँ। उसको पकड़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें अपने आप को हमेशा अपने अंदर ही उसको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। जी ये एक प्रोसेस है एक्टर का, जो एक्टर को करना पड़ता है। जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो बहुत मेहनत करना चाहते हैं, अपना मकाम बनाना चाहते हैं, तो वो लोग कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल। करण, एक सवाल ये, जब आप दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद आप मुंबई पहुंचे, तो मुंबई माया नगरी, वहाँ की दुनिया ही एकदम अलग है। तो वहां जाने के बाद स्टार्टिंग में आपको किस तरीके की दिक्कतें आई, जो हमारे दर्शकों के सामने आप रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं? होती है यार कि इनिशियली ना कोई भी किसी भी नए एक्टर को, हाँ। बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, हाँ, किसी बिल्कुल भी नए बताइए। एक्टर को कोई काम नहीं देना चाहता। हाँ सबसे पहले तो आपको घिसना बहुत पड़ता है। जी। आपको हर दरवाजे को नॉक करना पड़ता है। हाँ ये इस इंडस्ट्री का प्रोसेस है जी। कि आपको हर जगह ऑडिशन के लिए, अब तो खैर बहुत सारे मतलब जब 10-12 साल पहले चीजें बहुत अलग थी, अब तो बहुत चीजें अलग हो गई। अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं, थोड़ा सा इजी हो गया। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने टैलेंट को बाहर दिखा सकते हो। लेकिन थोड़ा पहले की जो बात थी, वहां पर ये होता है कि आपको नए एक्टर को कोई काम देना नहीं चाहता। बिल्कुल। हर प्रोड्यूसर को, हर किसी को छोटा से छोटा रोल हो, वो चाहता है कि उसमें हमेशा एस्टैब्लिश एक्टर हो। तो ये एक लड़ाई तो रहती है। आपको इस लड़ाई में अपनी जगह बनानी पड़ती है, आपको कोशिश करनी पड़ती है। तो आप जब लेकिन ये भी जरूर है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको काम मिलेगा जरूर। बिल्कुल। ये होगा नहीं कि आप वेस्ट चला जाए। जितना आपका टैलेंट है, जितना आपकी तकदीर, लक भी होता है। हाँ, लक फैक्टर भी है यार, यहाँ वो थोड़ा सा है कि आपकी थोड़ी सी लक भी, आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और थोड़ा सा लक, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के चीजें। बिल्कुल, करण भी यानी यही मानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही नतीजा है। करण ने किक बेबी, कैलेंडर गर्ल, लुप्त और रंगीला राजा जैसी फिल्मों में किरदार अपना निभाया और दर्शकों के सामने जब आए तो छा गए। तो इन जिन फिल्मों का मैंने नाम लिया, किक बेबी, कैलेंडर गर्ल्स, तो आपकी कौन सी ऐसी फिल्म इन सब में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और इनमें क्या चैलेंजेस आपको लगे? मेरी सबसे ज्यादा जो मेरी फेवरेट और जिसने मुझे सबसे ज्यादा नाम और शोहरत दिया, वो है बेबी जी। फिल्म बेबी जो है ने मुझे सबसे ज्यादा शोहरत और नाम दिया जी। और मजे की बात यह है कि नीरज सर, जिन्होंने जो इतने कमाल डायरेक्टर हैं, और मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और मेरी फ्यूचर में कोशिश रहेगी हमेशा कि मैं उनके साथ जितना ज्यादा काम कर सकूं। तो बेबी में चैलेंजेस तो ऐसा नहीं था कुछ, क्योंकि उसका प्रोसेस, वो फिल्म एक्चुअली जैसे मुझे महादेव ने दे दी। विकी सिडाना एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उनका एक दिन कॉल आया मुझे कि करण, एक फिल्म बन रही है, उसके लिए मुझे तुम्हें डायरेक्टर से मिलाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो बोले मैं तुम्हें बताऊंगा। तो मैं उनसे मिलने उनके ऑफिस गया। मुझे नहीं पता था वो किससे मिला रहे हैं जी। मुझे उन्होंने नाम नहीं बताया था। फिर जब मैं मिलने गया तो बोला कि नीरज जी से मिलना है। तो मैं जब उनसे मिला, उन्होंने 2 मिनट से बात की, क्या किया है, कैसा किया है, ये मार्शल आर्ट ट्रेंड हो गई है। मैंने बोला बताया। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मैं बताता हूँ। मैं बाहर निकला तो विकी मुझे बाहर मिल गए। तो विकी ने मुझसे शेक हैंड किया, हाथ मिलाया जी। तो मुझे एक्चुअली, मैंने उनको बताया नहीं था, मुझे उस दिन 103 फीवर था। तो विकी ने बोला, तेरा तुझे तो बहुत तेज फीवर है, तेरा हाथ बहुत जल रहा है। मैंने बोला हाँ मुझे बहुत तेज फीवर है, 103 फीवर है। तो बोले तूने बताया क्यों नहीं?
मैंने बोला यार अपॉर्चुनिटियां जब नॉक करती है तो उस वक्त फीवर का बहाना नहीं कर सकता इसलिए मैं आ गया। तो उसके बाद बात आई गई हो गई। 4-5 दिन के बाद विकी का फिर से फोन आया कि नीरज जी तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है, अब तबीयत कैसी है? मैंने बोला नाउ फिट एंड फाइन, एकदम ठीक हूँ। कि मैं वापस मिलने गया तो नीरज जी ने मुझे पूछा कि तुमने उस दिन बताया, कहा क्यों नहीं कि तुम्हें फीवर है? मैंने बोला सर आपसे मिलने की अपॉर्चुनिटी थी और फीवर तो ठीक है सर, घर पे लेटा ही था, क्या कर रहा था ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला कि करण ये स्क्रिप्ट है और ये लाइन्स है तुम्हारी, 2 डायलॉग बोल के सुना। मैंने उनको डायलॉग बोल दिए। उसके बोला तुम्हारी रनिंग वगैरह कैसी है? मैंने बोला ठीक है सर, अच्छा रन करता हूँ मैं, मैं परफेक्टली फिट हूँ जी। बोले ठीक है, एक्शन वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बोले कि तुम्हें काटने पड़ेंगे, बहुत छोटे बाल करने पड़ेंगे। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला परसों आ जाओ तुम्हारा लुक टेस्ट जी। और इस तरह मुझे कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, बेबी फिल्म नहीं। मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि इसमें मेरी फिल्म के हीरो अक्षय कुमार जी। वो मुझे बाद में जब मेरे बाल कट गए, मुझे बिल्कुल क्रू कट कर दिया गया और मेरा लुक टेस्ट हो गया, फिर मुझे पता लगा कि अक्षय कुमार जी के साथ है। जब मुझे ये बात पता लगी तो मुझे जब डेट बताई गई तो मुझे पता लगा कि मेरे पास सिर्फ यार 25 दिन ही है। फिर मेरे फाइट एक्शन डायरेक्टर हैं, उनके असिस्टेंट हैं रवि, उनको मैंने फोन किया। मैंने बोला रवि सर मेरी हेल्प करो। बोले क्या हुआ? बोला मुझे फिल्म मिली है और मैं अक्षय कुमार जी के साथ एक्शन है मेरा, तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो बोले ठीक है, कल सुबह से तुम बीच पर आ जाओ। तो 25 दिन मैंने 3 घंटे रोज सुबह मॉर्निंग जाता था, मैं पहले प्रैक्टिस करता था और करीबन 4-4.5 किलोमीटर में रनिंग करता जी, ताकि मैं वहां पर अप टू द मार्क आ सकूं। इस तरह से मैंने बेबी फिल्म की तैयारी करी थी और मैं गया और मैंने शूट किया अक्षय सर के साथ, नीरज सर के साथ जी। वो फिल्म मेरे लिए सारी जिंदगी मेमोरेबल फिल्म है। उसने बहुत सारे लोग जो एज एन एक्टर जो मेरा नाम नहीं जानते करण, लेकिन जमाल को सब जानते, पूरा हिंदुस्तान जमाल को जरूर जानते जी, क्योंकि जमाल बेबी फिल्म में इतने पॉपुलर हुआ कि और उस कैरेक्टर की डेथ के बाद भी वो फिल्म में इसलिए जिंदा रह गया क्योंकि उसकी डेथ के बाद भी उस पूरी फिल्म में उसका जिक्र होता रहा कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो इसी जिस नाम से आप बहुत फेमस है जमाल, तो मैं एक सवाल जमाल से ये पूछ लेना चाहता हूं। जमाल जी आप ये बताइए, अक्षय कुमार के साथ काम करना, और वो बहुत पंचुअल है, टाइम के एकदम पाबंद है, अगर शूटिंग शुरू हुई तो उनको एकदम राइट टाइम, कभी ऐसा हुआ कि आप टाइम से ना पहुंचे हो, वो पहले पहुंच गए? ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं भी उतना ही पंक्चुअल हूँ जी। हम दोनों की गाड़ियां एक साथ ही शूटिंग पर पहुंचती थी जी। 1 मिनट भी, हमने ये इस्तांबुल टर्की में शूट किया था जी, और मेरा होटल जहाँ पर डायरेक्टर वगैरह थे वहां पर था और उनका अक्षय सर का होटल कहीं और था जी। लेकिन हम दोनों की गाड़ियां सेम टाइम पर, हम मतलब 4 बजे सुबह उठते थे, 4 बजे सुबह में उठ जाता था, 5 बजे मेरी गाड़ी नीचे खड़ी होती थी, मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होके 5 बजे मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता था, 6 बजे मैं लोकेशन पर पहुंचता था, 6:30 तक मेकअप करके मैं रेडी होता था। बाय द टाइम अक्षय सर भी पहुंच चुके होते थे और 7 बजे 7:15 बजे हमारा कैमरा रोल हो जाता था जी, मॉर्निंग में। और शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक हम लोग शूट करते थे, क्योंकि वहां सनसेट जो होता था बहुत लेट होता था इस्तांबुल में, तो शूटिंग पीरियड अच्छा मिल जाता था, तो हम लोग बहुत देर तक शूट करते थे जी। करण, एक सवाल ये कि आपने इतनी सारी फिल्में की, इन फिल्मों में आपका कोई फेवरेट डायलॉग जो है वो इंडिया वाइज के दर्शकों के साथ अगर आप साझा करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। मेरा बेबी फिल्म का डायलॉग है जो 2 महीने जब उसका ट्रेलर शुरू हुआ था जी, तो नीरज से, मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ बेबी फिल्म से, इसलिए मैं बार बार उसका नाम लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उसका वो डायलॉग 2 महीने तक पूरे हिंदुस्तान में ट्रेलर पे वही चला था। हाँ। वही मैं बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। इस साली बहुत लंबी है, कब तक बचाओगे? ये डायलॉग बहुत अच्छा डायलॉग। अच्छा, ये बात जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स हैं इस समय लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे यार वो असली हीरो हैं जी,
उनके लिए उनके लिए शब्द नहीं है। अगर वो जो कर रहे हैं ना, वो आज भगवान का दूसरा रूप है। मतलब महादेव उनके रूप में इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में है, और वो जो सेवा कर रहे हैं उसके कोई शब्दों में बयान ही नहीं हो सकता यार सौरभ। बिल्कुल। दे यार, अरे अपने परिवार को, मतलब लिटरली कई बार मुझे उनको देख के रोना आ गया। कुछ ऐसे वीडियोस आए कि वो नर्स थी, मदर, और वो अपने घर के बाहर रोड क्रॉस करके खड़ी हुई है और उनका बच्चा हस्बैंड की गोद में है, और वो बच्चा चीख रहा है कि मुझे मम्मी के पास जाने दो, और मम्मी ने मास्क लगा रखा। नहीं, ये हॉस्पिटल के बाहर की बात। हॉस्पिटल के बाहर मदर खड़ी है और बच्चा रोड क्रॉस करके हस्बैंड दिखाने ले गया, क्योंकि बच्ची पीछे पड़ गई, तो मुझे मम्मी को दिखाओ जी। और माँ अपनी बच्ची के पास नहीं आ सकती क्योंकि वो कोरोना पेशेंटों को ट्रीट कर रही है, उसकी बच्ची को ना वो हो जाए। बिल्कुल। या उसको, इसलिए वो ऐसे बहुत सारे किस्से, और बहुत सारे लोगों ने तो बलिदान भी दे दिया। कितने पुलिस वालों की डेथ हो गई, डॉक्टर्स की डेथ हो गई, सफाई कर्मियों की डेथ हो गई। तो एक्चुअल असली हीरो तो ये लोग हैं यार जी, जिनका कोई जवाब नहीं। और इनको शत प्रणाम है। मतलब ये बात इतिहास में दर्ज होगी और इनको लोग भूलेंगे नहीं जी। मतलब हमारी जनरेशन के लोग तो नहीं भूलेंगे, छोटे बच्चों की तो बात नहीं है, लेकिन जिनको ये किस्सा याद रहेगा, ये पैंडेमिक, ये बात भूलने वाली नहीं है। बिल्कुल गजब है ये करण। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, सरकार के बार बार कहने के बाद भी वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बात नहीं मान रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैंने मुझे बहुत सारी एनजीओज ने वीडियोस वगैरह, जो जैसे आज सभी एक्टरों की वीडियोस लोग मांगते हैं, तो मुझसे भी मांगे गए थे। मैंने बहुत कहा कि हाथ जोड़ करके मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से भी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा मत करो जी। आपकी एक गलतियों से आपके घर वाले तो भुगतते ही हैं, लेकिन वो लोग भी भुगतते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता आपसे, जिन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप ये मत करो। इस लड़ाई में सब लोग मिलके साथ दो। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, किसी एक जाति की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं है। और ये पैंडेमिक ना अमीर देखता है ना गरीब देखता है, ये सब पर अटैक कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना नहीं होगा, तो भैया आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बिल्कुल। और इसके अलावा सरकार से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों के साथ जितनी सख्ती से निपटना चाहिए। बिल्कुल। करण, आपने अपनी हर एक बात बेबाकी से रखी, और आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला कि अब वक्त भी हो गया है। हर बात आपने जिस तरीके से रखा, वास्तव में लिटरली आपकी बात सुनने के बाद दर्शक भी काफी उत्साहित दिखाई दिए। दर्शक भी काफी प्रशंसा कर रहे हैं कि वास्तव में एक ऐसा अभिनेता जो वास्तव में जमीन से जुड़ा हुआ है और हमारी भावनाओं को समझता है। और हमारे युवा भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि करण ने हम लोगों को भी समझा, उनकी भी बात रखी, किस तरीके से स्ट्रगल किया जाता है मुंबई में आने के बाद, किस तरीके से बेबी फिल्म के बारे में आपने बताया। तो करण, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बॉलीवुड अभिनेता करण, जिन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने शुरुआती दिन में अपने अनुभव इंडिया वॉइस के साथ साझा किया, किस तरीके से शुरुआती दिनों में उन्होंने संघर्ष किया। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।